चैनल। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। तो चलते हैं टॉपिक के जानिए। सबसे पहले हम सेल साइकिल की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले चंद पॉइंट जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले तरफ जो है क्रोमेटिन है, इस तरह क्रोमोसोम है, डीएनए भी है। तो ये जो टर्म है ये सेल साइकिल से पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सेल साइकिल जो है इसमें हम दो प्रोसेस को आपके साथ शेयर करेंगे। वन इज माइटोसिस एंड द नेक्स्ट वन इज मियासिस। तो सबसे पहले हम माइटोसिस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन माइटोसिस से पहले ये दो टर्म्स, द फर्स्ट वन इज क्रोमेटिन एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम। ये जो दो टर्म है ये मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जितनी भी आने वाले स्टेप्स है उसमें इनकी इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, क्रोमेटिन का और क्रोमोसोम का। तो इसकी समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये एक जीन्स है जो कि आप यूज करते हैं। अब ये जो जीन है ये खोला हुआ है, इट मीन इट इज ओपन। अब अगर इसकी ये जो पार्ट है, इस तरह अगर आप ये जो पार्ट है अगर आप इसको लपेट लें तो ये डबल हो जाएंगे, ये जो चेन है ये डबल हो जाएंगे, तो ये इस तरह बन जाएंगे। तो इसकी साइज में कोई फर्क नहीं आया यहाँ पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क आया किस चीज में, इसके थिकनेस में। यहाँ पर इसकी थिकनेस कम थी और यहाँ पर इसकी थिकनेस ज्यादा थी। अब इसको दोबारा लपेट लो यहाँ पर एक बार और फिर दोबारा, तो ये बहुत मोटा बन जाएगा। तो ये बारीक थी, फिर ये जो है दरमियाना साइज की थी और ये बहुत मोटा है। तो जीन में हमने तीन चीजों के देखे, एक बारीक, दूसरा मोटा, दरमियाना वाला मोटा और फिर ये इंतहाई मोटा। अब इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ क्रोमेटिन पर और क्रोमोसोम पर। तो ये जो बारीक सी जीन्स थी ये क्या थी, ये असल में डीएनए है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड, एक रस्सी है न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर इसको आप एक बार लपेट लें तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रोमेटिन। अगर इसको आप नेक्स्ट एक दफा फिर आप इसको लपेट लें तो ये बन जाएगा क्या, क्रोमोसोम। तो सबसे थिकेस्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, मीडियम साइज वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन है, और सबसे बारीक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीएनए है। तो आई होप कि आप इस पर समझ जाएंगे। डीएनए, नेक्स्ट वन इज क्रोमेटिन एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में बुनियादी फर्क क्या है। क्रोमेटिन में अगर आप काइलिन को देख ले तो यहाँ पर काइलिन लेस है, अगर यहाँ पर आप देख ले काइलिन मोर है। अब अगर क्रोमेटिन में आप लेंथ को देखें तो यहाँ पर लेंथ क्या है, ये नहीं बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो कम है। अगर आप इसकी थिकनेस को देखें तो ये हमारे साथ थिन है और ये क्या है, ये थिक है। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में जो मेन डिफरेंस है वो आपको बताया। अब विजिबिलिटी की बात करते हैं। विजिबिलिटी का मतलब क्या है, किसी चीज का देखना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लेस विजिबल है क्योंकि ये बारीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मोर विजिबल है क्योंकि ये मोटा है। तो क्रोमेटिन भी क्लियर हुआ, क्रोमोसोम भी क्लियर हुआ, डीएनए भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम। तो पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम में आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम का है। क्रोमोसोम की जो सेंट्रल पोजीशन पर ये जो चीज होता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके जो आर्म्स होते हैं दिस वन इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो अगर आप इसमें देखें ये जो चीज है इसमें यहाँ पर एक क्रोमेटिन है। अगर आप यहाँ पर देख लें तो इसमें दो क्रोमेटिन है, वन इज दिस वन एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन, पहले वाला ये और दूसरा। तो पैटर्न में हमने दो चीजों को देखा, वन इज द क्रोमेटिन एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर अगर आप देख ले क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या है, 1 है। क्रोमेटिन यहाँ पर कितना है, 1। डीएनए यहाँ पर 1 डबल
स्ट्रैंड डीएनए है, डीएनए एक है और डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो क्रोमोसोम कितना है, एक है। क्रोमेटिड कितना है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड है, दो, एक दो। तो ये कंप्लीट एक क्रोमोसोम है, ये आपको लाजमी याद रखना होगा। ये कंप्लीट, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर एक है। अगर सेंट्रोमियर एक है तो फिर इसको हम एक ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर एक है और क्रोमेटिड जो है इस क्रोमोसोम में दो है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डीएनए है वो टू डबल स्ट्रैंड डीएनए है। तो ये पैटर्न आपको। अब हम आते हैं सेल साइकिल की जानिब। सेल साइकिल क्या चीज है, इसको आप गौर से देख लें। ये एक सेल है, यहाँ पर आप देख लें, ये एक कंप्लीटली एक सेल है। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल है, जैसे कि गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। फिर इसके बाद एक छोटा स्ट्रक्चर है, इसको लाइसोसोम कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पेरेंटल सेल या पेरेंट सेल भी पुकार सकते हैं, क्योंकि इसने डिवीजन नहीं किया है। अब डिवीजन के रिजल्ट में जो सेल बन जाते हैं उसको डॉटर सेल कहते हैं। तो ये जो सेल है, ये सेल, ये कौन सा सेल है, पेरेंट सेल है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, 1 है। क्रोमेटिड कितना है, 1 है। और डीएनए कितने हैं, 1 डबल स्ट्रैंड डीएनए है इसके अंदर। अब अगर ये सेल साइकिल करता है, सेल साइकिल को मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेल साइकिल का मतलब क्या है। अब ये अगर सेल साइकिल करता है तो ये दो फेजेस कंप्लीट करेंगे। वन इज द इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पेज। एक इंटरफेज है और दूसरा एम्पेज है। अब इंटरफेज के अंदर फिर साइकिल स्टेप्स है। इंटरफेज के अंदर स्टेप्स है, G1 S phase, G2 phase, and I will discuss you about the G0 phase also. G1 S phase और G2 phase है। अब ये जो फेजेस है इसकी जो कलेक्टिवली नाम है वो क्या है, इंटरफेस है। तो ये सेल क्या करेंगे, ये इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस करने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया था एक था, अब ये कितने हो गए, 2 हो गए। इसके बाद गोल्जी बॉडी यहाँ पर एक था, अब यहाँ पर कितने हैं, 2 है। यहाँ पर लाइसोसोम कितना था, 1 था और यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, ऑर्गेनेल का डबलिंग हुआ। ऑर्गेनेल का डबलिंग जब भी हो जाता है तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म ने ग्रो किया, सेल ने ग्रो किया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे साथ क्रोमोसोम 1 था और इसके अंदर जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंड 1 डीएनए था, डबल स्ट्रैंड 1 डीएनए था। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे साथ क्रोमोसोम तो 1 है, लेकिन जो डीएनए है उन्होंने रिप्लिकेशन करवाया है। तो ये जो रिप्लिकेशन के रीजन में यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो चुका है। तो इंटरफेस में क्या क्या हुआ, G1 S G2 फेज है, इसके रीजन में ऑर्गेनेल का डबलिंग हो जाएगा, इट मीन साइटोप्लाज्म विल ग्रो। और इसके अलावा जो अंदर मटेरियल है डीएनए वो भी रिप्लिकेट हुआ, तो इसका मतलब न्यूक्लियस ने ग्रो किया। अब इसके बाद ये एम्पेज करेंगे, कौन सा पेज, एम्पेज। तो एम्पेज के रीजन में ये सेल जो है डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल में। जो नए सेल आते हैं उनको डॉटर सेल कहते हैं। डॉटर सेल में अगर आप देख ले, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कितने थे, 2 और यहाँ पर एक सेल में, एक दूसरा सेल में। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ तो क्रोमोसोम 1 था और डुप्लीकेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए था। अब यहाँ पर हमारे साथ हर सेल में एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। यहाँ पर 2 डीएनए थे और यहाँ पर एक। इसके बाद यहाँ पर एक गोल्जी बॉडी आया, एक गोल्जी बॉडी यहाँ पर, एक लाइसोसोम यहाँ पर, एक लाइसोसोम यहाँ पर, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर। तो 2 फेजेस कंप्लीट हुए, वन इज द इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पेज। तो ये थी सेल साइकिल 2 स्टेप्स, इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पेज। अब यहाँ पर अगर आप देख लें क्रोमेटिड कितना, क्रोमोसोम कितना है, 1 है। क्रोमेटिड कितना है, 1 है। डीएनए कितना है, 1 डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब हम आते हैं सेल साइकिल की डेफिनेशन। अभी तक हमने 2 स्टेजेस को पढ़ा है, वन इज द इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पेज। अब इसके बाद हम सेल साइकिल की जो डेफिनेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सेल साइकिल क्या है, इंटरफेज जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ग्रो करता है,
सेल साइकिल। सेल साइकिल दो चीजों का मजमूआ है, वन इज द इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पेज। और इसका दूसरा डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वाकयात का एक तरतीब, बाय विच सेल डुप्लीकेट, जिसमें सेल जो है वो डुप्लीकेट होता है, यानी अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और किस तरह? सबसे पहले डुप्लीकेट एट जीनोम, अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है उनको इंक्रीज करेंगे। जेनेटिक मटेरियल का मतलब यहाँ पर डीएनए है। एंड अदर कंस्टिट्यूएंट, अदर कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? सेल ऑर्गेनेल। तो वाकयात का एक ऐसा तरतीब जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने डीएनए को और इस तरह सेल ऑर्गेनेल को। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो दो सेंटेंस है, इसका मतलब शॉर्ट अल्फाज में इंटरफेस है। देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इनटू डॉटर सेल, ये जो चीज है इन्होंने तैयार किया है, डबलिंग किया है ऑर्गेनेल का, तो इसको फिर ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। तो इस स्टेज को हम एम्पेज कहते हैं। तो सेल साइकिल इज नथिंग बट ओनली द इंटरफेज इन एम्पेज। ओके, एम्पेज में फर्दर स्टेजेस होते हैं। इट इज द डिवीजन फेज, ये तो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया कि इसमें डिवीजन होता है। फर्दर कंटेन टू स्टेजेस, इसके बाद दूसरा जो मेन स्टेजेस है एम्पेज के वो दो है। वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड द साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब इंटरफेज हो जाएगा तो फिर इसके बाद एम्पेज हो जाएगा। लेकिन एम्पेज में फिर दो स्टेजेस है, वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले जो डिवीजन होगी वो किस चीज में होगी? न्यूक्लियस में। और इसके बाद जो दूसरा डिवीजन होगा वो किस चीज में? साइटोप्लाज्म में। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो का मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस स्टेज इज, ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये फर्दर चंद स्टेप्स में ये जो है कंप्लीट हो जाता है। वन इज द प्रोफेज, द नेक्स्ट वन इज मेटाफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एनाफेज। प्रोफेज, एनाफेज, एनाफेज एंड द नेक्स्ट वन इज टेलोफेज। तो एज अ समरी मैं आपको बताता हूँ कि सेल साइकिल क्या चीज है। सेल साइकिल मजमूआ है दो चीजों का, वन इज द इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयार कर लेंगे, इसमें G1 फेज है एंड द नेक्स्ट वन इज S फेज एंड द नेक्स्ट वन इज G2 फेज। ये जो तैयारी है इसमें सेल ऑर्गेनेल जो है वो डबल हो जाएगा और इसके अलावा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दूसरा वो एम्पेज है। एम्पेज में दो स्टेजेस है, वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें फर्दर स्टेजेस है। फर्स्ट वन जो है वो है प्रोफेज, द नेक्स्ट वन इज मेटाफेज, द नेक्स्ट वन इज एनाफेज एंड द नेक्स्ट वन इज टेलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अब हम आते हैं कंप्लीट डिटेल की जानिब कि इसका डिटेल क्या है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की दो फेजेस है। सेल साइकिल इंक्लूड टू फेजेस, वन इज द इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एम्पेज। अब इंटरफेज जो है ये याद रखें लॉन्गेस्ट फेज है। सबसे ज्यादा जो दौरानिया है वो किस फेज में इस्तेमाल होता है? वो इंटरफेज में। कंज्यूम 95% टाइम, ये 95% टाइम जो है ये खर्च करता है, इस्तेमाल करता है। इसके बाद इन ह्यूमन बॉडी, अगर मैं अपनी आप की मिसाल ले लूं तो इंसान की बॉडी में वन सेल जो है ओवरऑल सेल्स में, यानी जितनी भी सेल है उसमें एक सेल जो है वो 24 आवर्स में तकसीम हो जाता है। तो 23 जो आवर्स है वो इंटरफेज लेंगे और 1 आवर जो है वो क्या लेंगे? वो एम्पेज लेंगे। तो एम्पेज को देखें, ये शॉर्टेस्ट फेज है और ये जो है 5% टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल अगर इंसान की सेल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 23 आवर दरकार है, यहाँ पर 1 आवर। अब इसके बाद अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ये जो ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल इंसान की जो जिस्म है उसमें की जो सेल है अगर इसके डिवीजन के दौरान या हम देख ले तो ये 20 आवर है। लेकिन एक ईस्ट है, ईस्ट इज अ फंगस, यूनिसेलुलर फंजाई है,
90 मिनट है। तो ये वेरीज टू ऑर्गेनिज्म ओके। अब अगर आप यहाँ पर देख लें तो सबसे पहले ये एक्सेल है, ये क्या कर लेंगे, इंटरपेस कर लेंगे। इंटरपेस के बाद ये एम्पेस कर लेंगे, ये डिवाइड हो गए, फिर दोबारा ये इंटरपेस कर लेंगे, इंटरपेस के बाद ये दोबारा एम्पेस कर लेंगे। तो दो एम्पेस के दौरान दो एम्पेस के दरमियान जो दौरान यह है वो क्या है, इंटरपेस है। तो व्हाट इज इंटरपेस? इंटरपेस इज द ड्यूरेशन बिटवीन टू एम्पेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो इंटरपेस और आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग पेस। इंटरपेस को हम रेस्टिंग पेस भी कहते हैं बिकॉज हियर इज नो सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन तो नहीं होता, सेल डिवीजन तो एम्पेस में होता है। while on the basis of cell organelle, अगर आप सेल ऑर्गेनेली के बेस पर देखें तो सेल ऑर्गेनेली डबलिंग हो जाता है इंटरपेस में। तो इसी एतबार से while on the basis of cell organelle doubling are called active phase। अगर आप देख लें तो डिवीजन तो नहीं होता, तो डिवीजन के बेस पर इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन अगर डबलिंग के बेस पर आप देख लें यानी ऑर्गेनेली के डबलिंग के बेस पर तो इसको एक्टिव फेज कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो इंटरफेस है इसको हम पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें G1 फेज, S फेज और फिर G2 फेज है, इसके बाद M फेज है। तो अगर एक्सेल है इंसानी बॉडी का तो वो 24 घंटे में डिवाइड हो जाता है। अब अगर आप इस ड्यूरेशन को देखें तो 10 आवर G1 फेज लेंगे, 9 आवर S फेज लेंगे, 4 आवर G2 फेज लेंगे और फिर 1 घंटा जो है वो M फेज लेंगे। तो ये कंप्लीट 24 आवर्स बन जाएंगे। अब इसके बाद हम G1 फेज को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। G1 फेज अगर आप यहाँ पर देखें ये एक स्पेरेंटल सेल है, तो इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 1 2 3 4। G1 फेज में क्या क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होता है। आरएनए क्या है? ये हमारे साथ डीएनए है, ये न्यूक्लियस में है, इससे एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम आरएनए कहते हैं। आरएनए के फिर टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर आरएनए, एंड द नेक्स्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए। लेकिन ये जो आरएनए बन जाता है इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब इस मैसेंजर आरएनए के अंदर में इसके अंदर कोड्स होता है और कोड्स खास अमीनो एसिड के लिए होता है, और वो जो अमीनो एसिड है वो कंबाइन हो जाता है और प्रोटीन बनाता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए ये किस चीज के लिए यहाँ पर बन जाएगा? ये प्रोटीन के लिए बन जाएगा। आरएनए सिंथेसिस यहाँ पर हो जाएंगे G1 फेज, और फिर इस आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएंगे राइबोसोम में। फिर इसके बाद दिस प्रोटीन देन यूज्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन बन जाएगी। और प्रोटीन के बाद ये जो प्रोटीन है ये किस चीज के लिए दरकार होंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर आप देख लेंगे कि डीएनए डबल हो जाएंगे, तो इस डीएनए के डबलिंग के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, तो यहाँ पर एंजाइम पहले बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर कितना है? 4 है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितना है? 1 है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 2C। इसका मतलब क्या है? हर डिप्लॉयड बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 की अगर आप जोड़े बना ले तो जोड़े बन जाते हैं 23। तो 23 क्रोमोसोम को हम 23 हाफ क्रोमोसोम को हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, और 46 को हम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जो 46 है, जितनी भी डीएनए अमाउंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2C से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2C से, ये लाजमी है। तो अब हम नेक्स्ट जो पेज है एस पेज को डिस्कस करते हैं। G1 पेज में जो मेन काम थे वो क्या क्या थे, यानी मेन जो फंक्शंस थे यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए से आरएनए बन जाता है। ये जो आरएनए है इसके ऊपर कोड मौजूद होते हैं, और ये जो कोड है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होते हैं। जब अ लॉट ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन तो ये प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है असल में यहाँ पर एंजाइम बन जाता है। एंजाइम किस चीज के लिए दरकार है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर 3 किस्म की एंजाइम पॉलीमरेज 1,
पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। ये 3 टाइप के एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए दरकार है। इसके बाद जो स्पेस है अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस स्टेज में स्पेस में डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये एंजाइम या ये प्रोटीन जरूरी है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 था, नंबर ऑफ क्रोमेटिन एक क्रोमोसोम में 1 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2 से। इसके बाद एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है एक क्रोमोसोम में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए है एक क्रोमोसोम में। तो डीएनए रेप्लिकेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गया, ये तो नॉर्मल है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन 1 क्रोमोसोम 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल हम लेते हैं वो 2C होता है, जब यहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाता है तो ये 4C बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो सेंट्रिओल डबलिंग। सेंट्रिओल डबलिंग का मतलब क्या है? सेंट्रिओल एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि एक किस्म की फाइबर बनाता है जिसको हम स्पेंडल फाइबर कहते हैं। स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए सेंट्रिओल का डबलिंग करते हैं। लास्ट जो स्टेप है हमारे साथ वो है G2 बेस। G2 बेस में क्या होगा? ऑर्गेनेल डबलिंग। ऑर्गेनेल डबलिंग का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएगा, इसके साथ क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में डबल हो जाएगा, लाइसोसोम डबल हो जाएगा। इस तरह जितनी भी गोल्जी बॉडी है वो भी डबल हो जाएगा। तो ऑर्गेनेल डबलिंग, माइटोकॉन्ड्रिया डबलिंग, गोल्जी बॉडी डबलिंग एटसेट्रा। यहाँ पर अगर आप देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 4 है और नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में 2 है। अमाउंट ऑफ डीएनए अभी तक अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, 4 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड। सेंट्रिओल जो है डबलिंग, ये जो प्रीवियस पेज थी उसमें ऑलरेडी हो चुका है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो गया और इस तरह गोल्जी बॉडी लाइसोसोम भी डबल हुआ है। तो ये G2 पेज था। अब हम आते हैं एमपेज के जाने। तो अब हम आते हैं एमपेज के जाने कि एमपेज में क्या क्या होता है। एमपेज में ये जो सेल है ये अभी डिवाइड करना होगा। तो एमपेज में 2 स्टेजेस है, वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस व्हाइल द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में फर्दर स्टेजेस है, one is the prophase, the next one is metaphase and the next one is anaphase and the next one is telophase। तो ये 4 स्टेजेस है किस चीज में? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फौरन बाद साइटोकाइनेसिस फिर आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम प्रोपेज को डिस्कस करेंगे। प्रोपेज जो है ये फर्दर 2 स्टेजेस में मुश्तमिल है, वन इज द अर्ली प्रोपेज एंड द नेक्स्ट वन इज लेट प्रोपेज। अर्ली प्रोपेज और लेट प्रोपेज का मुआयना करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो अर्ली प्रोपेज में क्या होगा? यहाँ पर अगर आप देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी तक बीच 4 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है क्योंकि स्पेस में डबल हुआ है। इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना है? 2 है। यहाँ पर मेन जो फंक्शन है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट टू डिसअपियर। ये जो ऑर्गेनेल है इसके अंदर ये क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। इस तरह सेंट्रिओल स्टार्ट टू मूव इनटू अपोजिट पोल। ये जो सेंट्रिओल है ये अपोजिट पोल तक जो है अभी मूवमेंट शो करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसकी जो फंक्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेंट्रिओल स्टार्ट टू मूव इनटू अपोजिट पोल। क्रोमोसोम लॉन्ग है, यहाँ पर जो साइज है उसका लॉन्ग है और फिर थिन है और इसके बाद लेस विजिबल, यानी अगर विजिबिलिटी के बेस पर देखें तो यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम है। अब इसके बाद लेट प्रोपेज में क्या होता है? ये हमारे साथ वही सेल है लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो चुका है। तो लेट प्रोपेज में ये जो सेंट्रिओल है इससे एक किस्म के रेज अपीयर हो जाते हैं जिसको एस्टर रेज कहते हैं।
यहाँ से कुछ फाइबर जो है एक्सटेंड हो जाते हैं जिसको स्पेंडल फाइबर कहते हैं। स्पेंडल फाइबर टाइप ऑफ फाइबर व्हिच आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन एक किस्म की प्रोटीन है जिससे ये स्पेंडल फाइबर बन जाता है। स्पेंडल फाइबर आल्सो फॉर्म, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गाल्जी बॉडी स्टार्ट टू डिसअपियर। अब यहाँ पर डिसअपियर यानी खत्म हो चुका है। रेस्ट यहाँ पर क्या हो, सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव इनटू अपोजिट पोल। यहाँ पर सेंट्रियोल ने मूवमेंट शुरू किया था, अब यहाँ पर रीच टू अपोजिट पोल यानी अपने जो जाए मुकाम है वहां पर पहुंच चुका है। इस तरह क्रोमोसोम यहाँ पर लॉन्ग है, थिन है और लेस विजिबल है। यहाँ पर शॉर्ट है, थिक है और मोर विजिबल। तो ये थी प्रोपेज। प्रोपेज इंतहाई आसान है। क्रोमोसोम यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर भी 4C, यहाँ पर भी 4C। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी स्टार्ट टू डिसअपियर, यहाँ पर डिसअपियर। यहाँ पर सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव इनटू अपोजिट पोल, यहाँ पर रीच टू अपोजिट पोल। यहाँ पर क्रोमोसोम लॉन्ग थे, लेस विजिबल है, यहाँ पर शॉर्ट थे, मोर विजिबल है। तो ये थी प्रोपेज। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है ये एक प्लेट या एक दरमियानी सतह पर ये अरेंज हो जाता है। ये जो प्लेट है जिस पर ये अरेंज हो जाता है इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। अब इक्वेटर का मतलब क्या है, अगर आप देखें दुनिया जो है ये एक खत में इसको तकसीम किया है 2 हिस्सों में। इस लाइन का नेम जो है वो क्या है, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जिसको उर्दू में खत इस्तिवा कहते हैं। तो ये जो है सेंट्रल पार्ट है, ये यानी सेंट्रल पार्ट पर ये जो है अरेंज हुआ है, इसी वजह से इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो मेटाफेज में क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेट बन गया। The disappearance of cell organelle is a signal for the starting of metaphase। देखिए यहाँ पर जब ऑर्गेनेल डिसअपियर हो गया तो ये इशारा है, ये सिग्नल है किस स्टेज के लिए, मेटाफेज के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्पेंडल फाइबर है ये अटैच हो चुके हैं किस चीज को, सेंट्रोमियर को। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ क्रोमोसोम है, ये जो सेंट्रोमियर है इसके साथ एक प्रोटीन होता है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पर जो स्पेंडल फाइबर है वो आ जाता है और अटैच हो जाता है। तो ये हुक के तौर पर काम करता है, ये हुक के तौर पर काम करता है काइनेटोकोर। क्रोमोसोम आर मच विजिबल। एक दफा फिर देखिए मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम अरेंज हुआ इक्वेटोरियल प्लेट पर। और दूसरी बात यह है कि जब प्रोपेज में ऑर्गेनेल डिसअपियर हुआ तो ये सिग्नल था किस चीज के लिए, मेटाफेज के लिए। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वहां पर यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है उसके साथ एक प्रोटीन है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं और यहाँ पर अटैच हो जाएगा कौन सा चीज, स्पेंडल फाइबर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है ये ब्रेक हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, कितने सेंट्रोमियर बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 और 4 8, टोटल 8 सेंट्रोमियर बन जाएंगे। These क्रोमोसोम आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। ये जो छोटे छोटे क्रोमोसोम हैं अभी इसको हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। और इसके अलावा ये अभी मूवमेंट करेंगे, मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल को ये मूवमेंट करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड 1 है, ओके। और अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है। अभी कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पर तो 8 क्रोमोसोम है तो अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल होगा। नहीं, यहाँ पर डबल था, अभी यहाँ पर सिंगल। तो अगर आप 8 रोटी आधा खाए या 4 रोटी फुल खाए तो एक ही मतलब। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में 1 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है। तो एनाफेज में क्या हुआ, जो सेंट्रोमियर था वो ब्रेक हुआ
और जो सेंट्रोमियर की तादाद है वो 4 से 8 हो गया। इसके अलावा क्रोमोसोम की तादाद भी 8 हो गया और इसके अलावा क्रोमोसोम ने मूवमेंट शुरू किया अपोजिट पोल को। अपोजिट पोल का मतलब है ये और ये अपोजिट साइड है, तो इसकी वजह से हम अपोजिट पोल इसको कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम डीकंडेंस, यहाँ पर कंडेंस फॉर्म थे यानी बहुत तेज थे। जैसे कि मैंने लेक्चर के पहले आपको बताया कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस यानी उसमें जो काइलिंग थी वो अभी खत्म हुआ और कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन, दोबारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था क्रोमेटिन में कन्वर्ट हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, यहाँ पर आप देखें न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हुआ। ये जो स्टेज है ये प्रोफेज के उलट है। और इस तरह स्पेंडल फाइबर डिसअपियर, स्पेंडल फाइबर यहाँ से डिसअपियर हुआ, यहाँ पर मौजूद था यहाँ पर नहीं है। लास्ट देयर विजिबिलिटी, यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे उसमें कुछ ना कुछ विजिबिलिटी था और यहाँ पर डिसअपियर हुआ, लास्ट देयर विजिबिलिटी। अभी यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जो है कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। तो अब हम साइटोकाइनेसिस को स्टार्ट कर देंगे। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से इस तरह ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, तो कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल। और ये जो 2 सेल है इसको हम डॉटर सेल कहते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी, यहाँ गाल्जी बॉडी भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, लाइसोसोम भी। इसी तरह यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और इस तरह लाइसोसोम और इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर मैं आपको कुछ नॉलेज बताता हूँ। अगर एनिमल सेल को देखें, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इतनी हार्ड नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि एक रिंग बन जाता है और ये रिंग जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ऐसा हो जाता है कि इसमें ऐसा परो नजर आता है, इसको सेल परो कहते हैं। सेल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये जो परो है ये फर्दर आगे जाता है इसी तरह, और लास्ट में एक बॉडी बनाता है जिसको सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी। इसके बाद एज अ रिजल्ट ये जो है डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में तो मसला है कि वहां पर सेल वॉल है, तो सेल वॉल तो बहुत मजबूत है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा होता है कि ये सेल है तो सेल के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको प्रेग्नोप्लास्ट कहते हैं, प्रेग्नोप्लास्ट। ये जो प्रेग्नोप्लास्ट है ये आगे बढ़ जाता है इसी तरह और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है तो इसको तोड़ते हैं। तो एनिमल सेल में डिवीजन बाहर से होता है, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है ये बाहर से होता है, लेकिन एनिमल सेल में अंदर से होता है। अभी ये जो बॉडी है ये फिर हमारे साथ कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं मेडल लेमेला। सेल वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और इस तरह 2 सेल के दरमियान एक पर्दा होता है जिसको मेडल लेमेला कहते हैं। तो ये जो है ये मेडल लेमेला बनाता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।